हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास +1 की और 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स सीरीज़, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन, यानी कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स देखो क्या होती है। इकोनॉमिक्स किस एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये हम अपने डेली लाइफ में जीते हैं इस सब्जेक्ट को। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई चीज़ मार्केट में कुछ बेचने जानी है या फिर कोई चीज़ हम खरीद कर लेकर आते हैं, तो वहाँ पर हम मनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मार्केट में जाते हैं बेचने के लिए, हम बायर होते हैं, या अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं तो सामने वाला अगर वो दे रहा है तो वो सेलर होता है। या फिर हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हम अपना व्हीकल यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, वो भी मनी का, उसमें भी मनी ट्रांजेक्शन होती है। अगर हम बस से जाएँ या ट्रेन से जाएँ तो वहाँ पर हमें जो है किराया देना पड़ता है, तो वहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व है। तो अपने डेली लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व ना हो। यानी कि इकोनॉमिक्स जो नहीं जानता, उसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ जिसने, वो भी अपनी डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स को जीता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है और उसके पास 10 रुपीज़ हैं और वो अगर मार्केट में जाता है कोई आइसक्रीम लेने के लिए, और उसके पास जो शॉपकीपर है, वो 2 शॉपकीपर है, और एक तो दे रहा है 10 रुपये में 2 आइसक्रीम्स और एक देता है 10 रुपये की 1 आइसक्रीम। तो अब बताइए कि वो बच्चा किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली उसी के पास जो 2 आइसक्रीम देता है। यानी कि उस बच्चे को भी पता है कि हाँ, मुझे अपने 10 रुपये में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लेके आनी है। दैट मीन्स वो भी जानता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे करनी है, हालांकि उसने इकोनॉमिक्स को पढ़ा नहीं है। तो वही है कि इकोनॉमिक्स हम अपनी डेली लाइफ में जीते हैं, करते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स होती क्या है, किस एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक्स कहते हैं? इकोनॉमिक्स होता है अपनी नीड्स को, अपनी विशेज़ को, अपनी वॉन्ट्स को, अपने रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, जो कि लिमिटेड हैं, उनसे पूरा करना, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझते हैं क्या है। देखो, जो अभी मैंने लाइन बोला कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसमें 2 चीज़ें मेन आई। एक तो वांट्स यानी कि विशेज़ हमारी, और दूसरे हमारे रिसोर्सेज जिससे हम उसको पूरा करेंगे। देखिए, विशेज़ क्या होती हैं या वांट्स क्या होती हैं ह्यूमंस की वांट्स जो होती हैं वो इस नेचर की होती हैं कि वो कभी पूरी नहीं होती। अगर ह्यूमन की एक वांट कंप्लीट हो गई तो साथ ही में दूसरी वांट जो है वो फिर से खड़ी हो जाती है कि मुझे अब ये चाहिए। यानी कि वांट्स वो हैं, विशेज़ वो हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं। कभी कोई ह्यूमन ये नहीं कहेगा कि मेरी सभी विशेज़ पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी एक विश पूरी होती है तभी हमारी एक और नई विश शुरू हो जाती है कि काश मेरे पास ये हो। जैसे हमारे पास अगर हम बिज़नेस की टाइप्स देखें तो कितने तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। या तो कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, या फिर कोई मैन्युफैक्चर हो सकता है, या ट्रेडर हो सकता है, या सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो ये 4 तरह के बिजनेसेस ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें, ये हो सकते हैं। तो अगर हम अपने प्रोड्यूसर की बात लें कि प्रोड्यूसर जो है वो फॉर एग्जांपल उसमें फार्मर आता है, यानी कि वो प्रोड्यूस करता है, एग्रीकल्चर का काम करता है, वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है। अगर कोई प्रोड्यूसर है, उसके पास एक लैंड है, यानी कि एक फील्ड है जिस पे वो एक तरह की कोई भी क्रॉप आप लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल वीट वो उगाता है ना, वहाँ पे वो प्रोड्यूस करता है वीट। उसके पास एक ही लैंड है, एक ही फील्ड है, लेकिन अब उसकी विश क्या होगी कि काश मेरे पास एक 1 मोर फील्ड होता, एक और जगह होती जिसपे वो दूसरी तरह की क्रॉप जो है वो उगा सकता और उससे और ज़्यादा जो है प्रॉफिट होता, राइट। तो यानी कि उसकी विशेष भी है, वो अब है नहीं उसके पास दूसरा फील्ड, राइट। वो उगाना चाहता है दूसरी क्रॉप, लेकिन उसके पास फील्ड नहीं है। क्लियर? विशेष तो उसकी बहुत सारी हैं, वो और जो है तरह की क्रॉप्स अपने फील्ड पर उगाना चाहता है, लेकिन फील्ड की कमी है, उसके पास फील्ड नहीं है, एरिया नहीं है, और उस एरिया को खरीदने के लिए मनी भी कम है। यानी कि उसकी विशेष तो हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। यानी कि विशेष इसकी भी कंप्लीट नहीं है। मतलब उसके पास फील्ड तो है, लेकिन उतने ही नहीं है कि वो एक से ज़्यादा क्रॉप वहाँ पर उगा सके। इसी तरह अगर हम अपनी दूसरी एग्जांपल को देखें, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो चीज़ें बनाकर बेचता है, ठीक है। पहले बनाता है और फिर बेचता है। अब हमारे पास कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या करता है, साइकिल का पार्ट्स बनाकर वो बेचता है। तो वो अभी एक पार्ट बना रहा है, तो उसकी विशेष भी क्या है कि काश मैं थोड़े और मोर पार्ट्स बना पाता। तो ज़्यादा पार्ट्स बनाएगा अगर साइकिल के,
तो ज़्यादा पार्ट्स बेचकर उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब वो बनाना तो चाहता है, लेकिन उसके पास फैक्ट्री नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है जहाँ पर वो फैक्ट्री लगाए, और उसके पास इतना सामान नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने जो ज़्यादा पार्ट्स बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री लगा सके। यानी कि विशेष उसकी भी और ज़्यादा है, एक पार्ट वो ऑलरेडी बना रहा है, उसकी फैक्ट्री वो चला रहा है, लेकिन फिर भी वो और विशेष चाहता है कि काश मेरे पास और जगह होती और मैं और मोर पार्ट्स बना पाता और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता। तो यानी कि इसके भी विशेष है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही हम अपनी थर्ड एग्जांपल देखिए, ट्रेडर। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से सामान, बना हुआ सामान खरीद कर दूसरी जगह पर बेचते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ पर हमारी एग्जांपल में एक ट्रेडर है जो कि गर्ल्स गारमेंट्स की एक शॉप रखता है और वो वहाँ पे गर्ल्स के गारमेंट्स जो हैं वो बेचता है। लेकिन अभी उसकी विशेष क्या है कि काश मैं अपने बिजनेस को थोड़ा और बड़ा कर लूँ और बॉयज़ गारमेंट्स भी अपनी शॉप पर रख लूँ, ठीक है ना, सेल करने के लिए, ताकि मैं बॉयज़ गारमेंट, मेरे पास जो वैरायटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मेरे पास और ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और ज़्यादा मेरे पास प्रॉफिट होगा। लेकिन कमी उसके पास भी वही है, वो शॉप खोलने के लिए उसके पास ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो भी, उसके पास भी रिसोर्सेज कम पड़ गए अपनी विशेष को कंप्लीट करने के लिए। विशेष जो हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं, एक कंप्लीट होती है फिर नहीं आ जाती है, यानी कि ये भी खुश नहीं है बंदा। अगर हम देखें अगली जो हमारी बिजनेस टाइप है वो है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं, अभी अपने जो ऊपर देखा वो गुड्स से रिलेटेड थे, यानी कि वो गुड्स बनाकर या फिर खरीद कर बेच रहे थे। तो सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक तरह के बिजनेस हैं, इसमें फिजिकली गुड्स बनाकर सेल नहीं की जाती, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एग्जांपल में जो ये सर्विस प्रोवाइडर है बंदा, ये बैंकिंग की सर्विसेज देता है, यानी कि बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी भी विशेष है कि मैं अपने बिजनेस को और बड़ा करूँ। तो ये चाहता है कि मैं बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस सर्विसेज भी देनी शुरू कर दूँ, ताकि मेरे पास कस्टमर्स और ज़्यादा आएँ और मैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूँ। तो अभी इसके पास भी रिसोर्स नहीं है, क्या नहीं है इसके पास, ना तो अपने शुरू करने के लिए इतनी ज़मीन है, इसके पास लैंड नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, तो ये सब चीज़ों की कमी पड़ गई इसको। तो यानी कि विशेष तो सबकी हैं, कोई और ज़्यादा फील्ड चाहता है, कोई और ज़्यादा पार्ट्स बनाने के लिए फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके वेराइटीज़ चाहता है, कोई नई नई सर्विसेज इंक्लूड करना चाहता है अपने बिजनेस में। तो यानी कि विशेष तो सबकी हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो यानी कि हमारी इन सभी एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली वांट्स, एक पूरी होगी तभी दूसरी शुरू होगी, कई बार तो एक भी पूरी नहीं होती, दूसरी पहले शुरू हो जाती है। तो यानी कि वांट्स जो हैं वो कभी पूरी की नहीं जा सकती, और जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरा करने के लिए वो है हमारे पास लिमिटेड। रिसोर्सेज मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज है नहीं, है रिसोर्सेज लेकिन लिमिटेड है, उससे हमारी अनलिमिटेड विशेज़ नहीं कंप्लीट हो सकती। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्कार्स रिसोर्सेज, दैट मीन्स रिसोर्सेज की कमी होना, इनके रिसोर्सेज हैं बट कम हैं, उनसे हर एक इंसान की हर विश पूरी नहीं की जा सकती। तो यानी कि हर पर्सन को क्या करना पड़ता है अपनी डेली लाइफ में कि अपनी जो उसकी विशेज़ हैं जो कि अनलिमिटेड हैं और उसके पास रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके, अपने स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी जो विशेज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करना। क्लियर, यानी कि स्कार्स रिसोर्सेज को उसको इस तरह से यूज़ करना है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी विशेज़, उसकी वांट्स जो हैं वो पूरी हो सके। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इसी चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। देखो अब मैंने एग्जांपल ली थी कि हमारी जो डेली लाइफ में भी हर एक पर्सन इकोनॉमिक्स करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आप सप्लायर हो, आप जो है शॉपकीपर हो, अगर आप कोई चीज़ बेचते हो तो क्या करते हो, आप यही कहते हो ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए मेरे पास, ठीक है ना, यही चीज़ चाहोगे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो वो भी यही चाहता है कि मैं जो सामान बेचने बैठा हूँ उसमें से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आ सकता है, अपनी वांट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे कमा सकता हूँ। अगर आप बायर हो, वही सामान खरीदने पहुँचे हो, तो आप क्या करते हो कि आपके पास जितने भी पैसे हैं आप चाहते हैं उतने पैसों में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए। तो यानी कि हर कोई इंसान यही चाहता है कि कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकता है। जैसे हमने एक छोटे बच्चे की एग्जांपल ली थी जो 10 रुपये लेकर जा रहा था मार्केट में, और वो क्या कर रहा था कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब उसे भी पता था कि 10 रुपये में मुझे एक तरफ तो एक आइसक्रीम मिल रही है तो दूसरी तरफ 2 आइसक्रीम्स मिल रही हैं, तो वो 2 वाले के पास जाएगा। यानी कि वो अपने 10 रुपीज़ जो कि उसके रिसोर्सेज हैं और वो लिमिटेड हैं, उसके पास 10 रुपीज़ ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड हैं,
तो वो उससे ज़्यादा आइसक्रीम लेने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो वो बच्चा भी जानता है कि इकोनॉमिक्स कैसे करनी है, ठीक है। तो इसी चीज़ को, इसी स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। आइए इसके मीनिंग के थ्रू समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। वो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को समझने की इकोनॉमिक्स साइंस है। अब ह्यूमन बिहेवियर का एम क्या होता है? एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स, स्कार्स मतलब मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। एलोकेशन मीन्स उनको इकट्ठा करना, यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से इकट्ठा करना है इन सच अ वे दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शंस। तो वो कंज्यूमर क्या चाहेगा? वो सेटिस्फैक्शन चाहेगा, ठीक है ना। कंज्यूमर होता है जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो बायर है वो भी कंज्यूमर हो सकता है, या उस चीज़ को यूज़ करने वाला भी कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या है? वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके जो भी चीज़ वो ले रहा है उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहेगा, ठीक है। अगर कोई प्रोड्यूसर है किसी चीज़ का, यानी कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हमारे एग्जांपल में फार्मर था, तो वो क्या चाहेगा कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके मैं क्या करूँ, सब ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट अर्न करूँ। जैसे ये चाहता था कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ। तो यानी कि कस्टमर है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके सेटिस्फेक्शन चाहता है, और जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है। तो वहीं जो सोसाइटी है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करके, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहेगी कि हमारे सोसाइटी में सोशल वेलफेयर है जो वो इंक्रीज़ हो। तो सोशल वेलफेयर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहती है सोसाइटी अपनी सोसाइटी के लिए, यानी कि हर कोई अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर चाहता है। सो इट्स अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि आपके पास स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उनको यूज़ करके आपको चॉइस करना होता है अपने अल्टरनेटिव्स में। जैसे वो बच्चा था, उसके पास अल्टरनेटिव्स थे। एक शॉपकीपर था जो क्या कर रहा था, एक आइसक्रीम दे रहा था, दूसरा शॉपकीपर 2 आइसक्रीम दे रहा था, तो दोनों अल्टरनेटिव्स में उसको चॉइस करना था। उसी तरह यही कहती है इकोनॉमिक्स के आपके पास स्कैरसिटी में, कमी में आपको किस तरह से चीज़ों को चॉइस करना है कि आपके पास सेटिस्फेक्शन, आपके पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। तो यही है इकोनॉमिक्स, अपने रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने जो वांट्स हैं, विशेज़ हैं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो कंप्लीट किया जाए। इसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को बहुत बेहतरीन से यूज़ करना। क्लियर? तो ये था इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन। देखो, अब मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो हर एक बच्चा, हर एक पर्सन अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है। तो फिर इकोनॉमिक्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम आम पर्सन हैं जो, और जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो कैसे अलग हैं फिर आम पर्सन से? हर कोई पर्सन तो फिर इकोनॉमिक्स कर रहा है अपनी डेली लाइफ में। तो उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हम तो कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इकोनॉमिक्स को एज अ लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज को समझते हैं, वो जानते हैं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज को। अब देखो, हर एक चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिशियंस की अपनी एक लैंग्वेज होगी। क्यों? क्योंकि वो बात करेंगे प्लस की, माइनस की, सब्सट्रैक्शन की, अपने जो उनके फॉर्मूलाज होते हैं उन सब की। इसी तरह अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो अपनी, उनकी अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो बिज़नेस की लैंग्वेज में बात करते हैं। इसी तरह जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, वो इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जब मैं कह रही हूँ कि ये एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज कहने से मेरा क्या मतलब है? क्या होती है एक डिफरेंट लैंग्वेज होना? लैंग्वेज का मतलब होता है कि पर्टिकुलर फील्ड के अपने कुछ टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स होना, और उनके टेक्निकल मीनिंग, अलग मीनिंग होना, ठीक है। वो वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, या फिर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसके मीनिंग्स अलग होते हैं। देखिए, जैसे हर एक लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की लैंग्वेज के अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर वर्ड्स होते हैं, फिर उन वर्ड्स को जोड़ने के लिए, जो सेंटेंसेस बनाने के लिए हम रूल्स पढ़ते हैं, वो उन रूल्स को हमें पढ़ना पड़ता है, उस रूल्स के मुताबिक हम सेंटेंसेस बनाते हैं। उसी तरह हर एक लैंग्वेज के अपने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, और उनकी टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम अकाउंटेंट्स की बात करें तो उनके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो कैसे होंगे? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़, राइट, कैपिटल फंड होता है, उनके अपने डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स के भी अपने टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे डिमांड है, सप्लाई है, और इक्विलिब्रियम है,
ठीक है, हम जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, हमारी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसके अपने अपने टर्म्स हैं जिसका मीनिंग जो है या तो हम अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ नहीं करते या करते हैं तो मीनिंग बहुत अलग है। अगर हम डिमांड की ही बात करें तो वो हमारी डेली लाइफ में जो मीनिंग है और जो इस इकोनॉमिक्स में इसका जो मीनिंग है उन दोनों में बहुत बहुत फ़र्क है। तो यही इकोनॉमिक्स एक लैंग्वेज है, उसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको लिखने के लिए इस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, इसके रूल्स को समझना पड़ेगा, इसके टेक्निकल टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर था इसमें हमने इकोनॉमिक्स की एक सिंपल इंट्रोडक्शन समझी कि इकोनॉमिक्स होती क्या एक्टिविटी है। वो होता कि अपने विशेज़ को कंप्लीट करना मैक्सिमम लेवल तक बाय द यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, बाय द यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये था इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन। आने वाली वीडियोज़ में हम इसके टेक्निकल टर्म्स और इकोनॉमिक्स के बारे में और वास्ट नॉलेज लेने वाले हैं। तब तक के लिए आप ये डेफिनेशंस याद कीजिए, लिखिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो देखें, अकाउंट्स की, मैथमेटिक्स की या फिर इकोनॉमिक्स की आप देखें, किसी भी सब्जेक्ट की आप कोई वीडियो देखें, उस कंसेप्ट को समझें, ध्यान से सुने, समझें, दिमाग में बैठे और साथ में अपनी नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें। ठीक है, जो भी वीडियो में समझाया जा रहा है, जो भी आपको नोट करना है, उसके नोट्स जो हैं वो आप साथ साथ में बनाएंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, राइट। लेकिन बाद में अगर आप पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर बैठेंगे कि अब सोचता हूँ क्या क्या बताया था, तो फिर वो दिमाग में कई चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा जो भी वीडियोज़ आप देखें वो देखने के लिए, देखते हुए साथ में अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें और साथ ही में उसको नोट्स बनाएं। पहले आप वीडियो को समझें, यानी कि आप उसमें से कंसेप्ट क्लियर करें। समझ में जब आ जाता है अच्छी तरह से, फिर उसको अपने बुक्स में से रीड करें। रीड करने से क्या होगा, वही चीज़ आपके याद हो जाएगी कि उसको लिखनी कैसी है, जो चीज़ आपको समझ आई है उसको लिखना कैसे है। और फिर उसको बुक बंद करके अपनी लैंग्वेज में आप उसको खुद से लिख कर देखें कि अभी क्या आप उस कंसेप्ट को खुद से लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, वो कंसेप्ट आपके पक्का हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो आई होप आपको आज इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस कंसेप्ट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।